हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू एमर अकेडमी। आज हम लोग इतिहास के एक बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु पर चर्चा करने के लिए आए हैं, जिसका नाम है प्लासी का युद्ध। तो प्लासी के युद्ध का मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक इतिहास में क्या इंपॉर्टेंट रोल रहा है, इन चीज़ों को हम समझने का प्रयास करेंगे। इससे पहले के वीडियो में अगर आप देखोगे तो हमने बिहार के गवर्नर के एक सीरीज को समझा था कि बिहार में कौन कौन से गवर्नर बने हैं और किनके द्वारा नियुक्त किए गए थे। तो प्लासी के युद्ध का इंपॉर्टेंस अगर आप आधुनिक इतिहास में देखोगे तो बहुत ज़्यादा होता है। तो इस कहानी को हम डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस सफ़र को। देखिए, प्लासी के युद्ध की अगर मैं शुरुआत की बात करूं तो प्लासी का जो युद्ध होता है ना, उसके थोड़े से बैकग्राउंड के बारे में हम समझते हैं। तो उसके वो अगर हम समझ पाए तो प्लासी के युद्ध को हमें बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। होता क्या है, अगर आप सब लोगों ने देखा होगा तो जो बंगाल के नवाब थे वो कौन थे हमारे, अली वर्दी खां। अली वर्दी खां जी का समय काल जो आपने देखा होगा वो रहता है कब से, 1740 से लेकर के 1756 ईस्वी तक बंगाल के नवाब कौन रहेंगे, अली वर्दी खां। अली वर्दी खां के समय काल में अगर आप देखोगे तो इनके जो नाती होते हैं, इनके नाती जी का नाम क्या था, सिराज उद दौला। और सिराज उद दौला क्या होते हैं, इनकी मृत्यु के बाद जो होता है बंगाल के अगले नवाब के रूप में इनको नियुक्त किया जाता है, बंगाल के नए नवाब। तो होता क्या है ना, जब सिराज उद दौला बंगाल के नए नवाब बनेंगे तो उनके साथ कुछ समस्याएं भी थी। जैसे अगर आप देखोगे तो इनका सफ़र जो है वो बहुत लंबा नहीं रह पाएगा। 1756 से 1757 तक ही ये बंगाल की गद्दी पर बैठेंगे और उसके बाद देखते हैं तो उसके बाद जो होते हैं मीर जाफर आ जाएंगे। तो उन सभी कहानियों को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो ये तो मैंने बात की कि बंगाल के अंदर जो है नवाबों की स्थिति कुछ इस प्रकार से। अगर मैं इसके बैकग्राउंड की बात करूं कि पृष्ठभूमि क्या चल रही है, अभी पूरे विश्व में क्या चल रहा है इस वक्त के इस समय काल में, कालखंड के दौरान, तो आप देखोगे कि एक युद्ध होता है जिसे हम लोग थर्ड एंग्लो कार्नेटिक वॉर बोलते हैं, या इसे दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इसे हम लोग सप्तवर्षीय युद्ध के बारे में भी सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से भी जानते हैं। तो होता क्या है, सप्तवर्षीय युद्ध आपका चलता है 1756 से लेकर के 1763 ईस्वी तक, जो इसी कालखंड के बीच का समय होगा। सप्तवर्षीय युद्ध जो है वो दो मुख्य देशों के बीच में चल रहा था, फ्रांस वर्सेस अंग्रेज। अब देखिए, सप्तवर्षीय युद्ध स्टार्ट होने का जो कारण था वो कारण कुछ और था। जैसे ऑस्ट्रिया के अंदर क्या होता है ना, ऑस्ट्रिया जो देश है वो क्या कर रहा था, एक जगह है सिसली पर अपना अधिकार जमाना चाहता था। उसी चक्कर में फ्रांस और अंग्रेज भी क्या करते हैं, ऑस्ट्रिया के साथ इस युद्ध में उलझ जाते हैं। तो ये तो हमने बात की यूरोप के अंदर। भारत के अंदर भी अगर आप देखोगे तो भारत के अंदर दो सबसे महत्वपूर्ण प्लेयर हैं, एक है फ्रांस जो सबसे ताकतवर हैं और दूसरे जो थे वो अंग्रेज थे। होता क्या है ना, अभी इन दोनों की जो फैक्ट्री है, इन दोनों की फैक्ट्रियां बंगाल के अंदर भी होती है। तो बंगाल में अगर इनकी फैक्ट्रियों की बात करें तो देखिए, फ्रांस की जो फैक्ट्री होती है वो एक जगह पे होती है जिसे हम लोग बोलते हैं चंद्रनगर। फ्रांस की फैक्ट्री कहाँ पे थी, चंद्रनगर में। और जबकि अगर हम बात करें अंग्रेजों की, तो अंग्रेजों की जो फैक्ट्री थी वो कहाँ थी, हुगली के अंदर। ठीक है, अब होता क्या है, ये फ्रांस और अंग्रेज जो है वो लड़ तो रहे थे यूरोप के अंदर ना। ये जो युद्ध चल रहा है ये मेनली तो यूरोप के अंदर चल रहा था, बट इसका मतलब ये थोड़ा ना था कि ये दोनों भारत में दोस्ताना व्यवहार रखेंगे। ये दोनों भारत में भी तो इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा ना। तो जब भारत में इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो ये लोग क्या करते हैं ना, फ्रांस और अंग्रेज दोनों अपने अपने जो किले हैं, जैसे फ्रांस का किला कहाँ पर है या गोदाउन कहाँ है, चंद्रनगर में। अंग्रेजों का किला कहाँ है, हुगली में। तो ये दोनों जो होते हैं अपने किलों की घेराबंदी चालू कर देते हैं। ये लोग क्या करते हैं, घेराबंदी जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन अगर आप देखोगे तो ये दोनों क्षेत्र अभी भी किसके अंदर में आ रहे हैं, बंगाल के अंदर में। और बंगाल का नवाब कौन है, बंगाल का नवाब कौन है, हमारे सिराजुद्दौला साहब। मतलब जब इन्होंने घेराबंदी किया ना, तो क्या इन्होंने सिराजुद्दौला से परमिशन ली है, तो जवाब है नहीं। तो इन्होंने परमिशन किससे नहीं ली, परमिशन नहीं लिया। और जब परमिशन नहीं लिया तो जब इस बात की जानकारी सिराजुद्दौला को लगती है कि मेरी अनुमति के बिना फ्रांस चंद्रनगर में अपने फैक्ट्रियों की घेराबंदी कर रहे हैं, किले की घेराबंदी कर रहे हैं, और अंग्रेज जो है वो
हुगली के अंदर क्या कर रहे हैं, अपने किलों की घेराबंदी कर रहे हैं। तो इस बात से सिराजुद्दौला जो होते हैं एक ऑर्डर पास करते हैं, और उस ऑर्डर में बोला गया था कि आप दोनों अभी तत्काल प्रभाव से क्या करोगे, किलो की जो घेराबंदी कर रहे हो वो रोक दें। तो घेराबंदी रोकने की बात की गई थी, लेकिन होता क्या है, अंग्रेज, फ्रांस तो इस चीज़ को मान जाते हैं। फ्रांस ने बोला कि कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, घेराबंदी नहीं करेंगे। तो फ्रांस ने घेराबंदी रोक दी। लेकिन दूसरी तरफ थे अंग्रेज। अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने घेराबंदी नहीं रोका। और होता क्या है ना, अंग्रेज जो है वो घेराबंदी चालू रखते हैं, घेराबंदी चालू रखते हैं। तो होता है चालू रखते हैं, ठीक है। तो अंग्रेजों ने अपने किलो की घेराबंदी चालू की। तो इसके बाद होता है क्या, अभी भी आप देखोगे ना, तो ये समय काल आपका क्या चल रहा है, 1756। और 1756 में अभी भी देखोगे तो अंग्रेज जो है वो इतने पावरफुल नहीं है बंगाल के अंदर कि वो डायरेक्टली जो है वो सिराजुद्दौला को चुनौती दे सकते हैं। मतलब सिराजुद्दौला के पास अभी भी जो आर्मी है वो अंग्रेजों की तुलना में काफ़ी ताकतवर होती है। तो होता क्या है, सिराजुद्दौला जो है अपने सैनिकों के साथ हमला कर देते हैं किस पर, अंग्रेजों की फैक्ट्रियों पर। और जब अंग्रेजों की फैक्ट्री पर हमला होता है तो अंग्रेज घबरा जाते हैं। अंग्रेज घबराने के क्रम में क्या होगा, कुछ अंग्रेज जो होते हैं वो क्या करेंगे, बंगाल छोड़ करके भाग गए, कुछ तो यहाँ से भाग गए, और कुछ लोगों को क्या किया गया, कुछ जो अंग्रेज बच गए थे उन्हें क्या किया जाता है, बंदी बना लिया जाता है। तो उन्हें क्या किया गया, बंदी बना लिया गया, ठीक है। तो अब होता क्या है ना, यहाँ पर एक घटना के बारे में हमें जिक्र करना होता है। जैसे जो अंग्रेज भाग गए उनकी तो कहानी है ही अलग। अब कुछ जो अंग्रेज जो बंदी बना लिए गए उनको क्या करता है ना सिराजुद्दौला, उन्हें क्या करेगा, सिराजुद्दौला एक बहुत ही छोटे कमरे में, जैसे मान लेते हैं कि एक छोटा सा कमरा था, ये बताया जाता है कि 18 बाई 14 का एक कमरा होता है, और सिराजुद्दौला ने लगभग 146 लोगों को क्या करते हैं, इसी कमरे के अंदर ठूस ठूस के भर दिया जाता है। तो होता क्या है, जब 146 लोगों को भरा गया तो बहुत सारे अंग्रेज ऐसे होंगे जिनको सांस लेने में दिक्कत होती है, और इस घटनाक्रम में ना केवल 23 लोग ही जिंदा बच पाते हैं। 23 लोग ही जिंदा बचे, मतलब बाकी 123 लोग होते हैं जो उनकी जो होती है सफोकेशन, यानी कि सांस की समस्या के कारण क्या हो जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये जो पूरी की पूरी घटना हुई, इस पूरी की पूरी घटना को एक नाम दिया जाता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लैक होल। तो आपसे कई बार हिस्ट्री के अंदर ये सवाल पूछा जा सकता है कि ब्लैक होल की जो घटना हुई थी वो कब हुई थी। तो आप याद रखोगे जून 1756। अब थोड़ी सी चर्चा हम लोग ब्लैक होल के बारे में कर लेते हैं। तो देखिएगा ब्लैक होल, तो ब्लैक होल की जो घटना हुई है वो कब हुई है, जून 1756। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट, एक सवाल इसमें यह पूछा जाता है कि ब्लैक होल की जो घटना है उसके बारे में जो जिक्र करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम क्या है। तो उनका नाम होता है जे हॉलवेल। ये उनका क्या है, उनका नाम है। अब ब्लैक होल की घटना में जब मान लीजिए कि 123 अंग्रेज मारे गए, तो जब 123 अंग्रेज मारे जाएंगे तो इससे सिराजुद्दौला की जो छवि होती है, सिराजुद्दौला की जो छवि थी वो काफ़ी नुकसान होता है। और उनको ऐसा लगता है कि सिराजुद्दौला को अब अंग्रेजी अखबार जो होते हैं, अंग्रेज़ों के अंदर जो अखबार छपते थे उसमें सिराजुद्दौला को क्या किया जाता है, एक विलेन की तरह दिखाया जाएगा कि देखो भाई कितना क्रूर शासक है, इसने क्या किया है। तो अब यहाँ से क्या होता है ना, एक सिंपैथी जनरेट हो जाती है, सिंपैथी जनरेट हो जाती है ब्रिटेन के अंदर कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करे, सिराजुद्दौला से बदला ले। तो उनके लिए क्या हो जाता है, एक सिंपैथी जनरेट हो जाएगी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। और कई सारे मामलों में देखा जाए तो अब अंग्रेज क्या करेंगे, किसी न किसी कीमत पे वो बदला लेना चाहते हैं, किससे, सिराजुद्दौला से। इसी के घटनाक्रम को अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो होता क्या है, सिराजुद्दौला जो है, सिराजुद्दौला एक व्यक्ति को नियुक्त करते हैं जिनका नाम था मानिक चंद। मानिक चंद जो हैं, इनका नाम आप याद रखोगे, मानिक चंद को अपॉइंट किया जाता है सूबेदार ऑफ बंगाल। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सूबेदार ऑफ बंगाल किसे नियुक्त किया गया था सिराजुद्दौला के द्वारा, तो आप याद रखोगे मानिक चंद। लेकिन होता क्या है, मानिक चंद जो होते हैं ना वो घूस ले लेते हैं किससे, उस समय का जो बंगाल का गवर्नर था
उस वक्त पे बंगाल का जो गवर्नर है वो कौन है? बंगाल का गवर्नर जो होता है वो होता है रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, तो रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया था, मानिक चंद को घूस दे दिया था, और मानिक चंद को जब घूस दिया तो वो एक प्रॉक्सी वॉर लड़ता है। प्रॉक्सी वॉर का मतलब ये घटना है आपकी फरवरी 1757 की। फरवरी 1757 में सिराजुद्दौला और इनके बीच में अगर देखोगे, सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में क्या होता है, एक प्रॉक्सी वार, मतलब झूठ मूठ का युद्ध होता है। लेकिन झूठ लड़ कौन रहा था? मानिक चंद, और वो अंग्रेजों से मिला हुआ था। तो अंग्रेजों से मिलने के कारण क्या होता है, ऑब्वियस सी बात थी कि ये इस युद्ध को हारेगा। तो हारने का मतलब संधि जो साइन होगी वो तो मानिक चंद के साथ होगी नहीं, वो किन के साथ होने वाली थी? वो सिराजुद्दौला के साथ। तो सिराजुद्दौला जब इस युद्ध को हार जाते हैं तो उन्होंने अंग्रेजों के साथ एक संधि की थी जिसे हम लोग बोलते हैं अलीनगर की संधि। और ये संधि आपके इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अलीनगर की संधि। और अलीनगर की संधि पूछा जाएगा कि कब हुआ, तो फरवरी 1757 में। और इस संधि के तहत क्या होता है, तो देखिए अलीनगर की संधि। अलीनगर की संधि के तहत होता है क्या, ब्रिटिश को अपनी जो पोजीशंस थी, ब्रिटिश को फैक्ट्री लगाने की वापस से परमिशन मिल जाती है। ये बोला जाता है कि आप किसी दूसरे यूरोपियन देशों पे क्या करोगे, अटैक नहीं करोगे। जैसे कि आप मान लीजिए आप क्या करोगे, फ्रांस की फैक्ट्री पे हमला नहीं करोगे या डच की फैक्ट्री पे आप हमला नहीं करोगे। तो इस तरह की कुछ बातें बोली जाती हैं किसके अंदर, आपको अलीनगर की संधि के अंदर। फिर थोड़ी सी घटनाक्रम आगे बढ़ता है। तो क्या अंग्रेज वाकई में ये चाहते थे कि सच में वो फ्रांस की फैक्ट्री पर हमला ना करें? नहीं, अंग्रेज क्या करेंगे ना, उनको तो बदला लेना था, ब्लैक होल की घटना का बदला लेना चाहते थे किसी भी कीमत पे। तो अब वो क्या करते हैं, फिर आपका जो घटनाक्रम है वो आ जाता है आपके अगले महीने, यानी कि जून 1757 में। अगर आप एग्जैक्टली डेट याद रख सकते हो तो एक डेट याद रख लेना, 23 जून 1757। इस तिथि को होता क्या है, इस तिथि के पहले की घटना को थोड़ा सा समझ लेते हैं। पहले क्या हो रहा है ना, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उन्होंने क्या किया था, अटैक कर दिया था कहाँ पे, चंद्रनगर पे। और चंद्रनगर में किसकी फैक्ट्री है, चंद्रनगर में फ्रांस की फैक्ट्री है, फ्रेंच फैक्ट्री थी। जबकि अलीनगर की संधि क्या बोल रही थी कि कोई भी किसी भी यूरोपियन देशों की फैक्ट्री पर आप हमला नहीं करोगे। तो अंग्रेजों के द्वारा, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो होता है चंद्रनगर पे जब हमला किया जाता है तो इसे माना जाता है कि ये अलीनगर की संधि का क्या हुआ है, उल्लंघन हुआ है। तो इसे क्या ट्रीट किया जाएगा, इसे माना जाएगा कि अलीनगर की संधि का उल्लंघन। ठीक है, अब जब अलीनगर की संधि का उल्लंघन हुआ है तो मजबूरन बस क्या होगा, अब जाके सिराजुद्दौला को युद्ध लड़ना पड़ेगा किसके साथ, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसमें भी एक गेम खेल रखा था। अगर देखा जाए तो उस वक्त पे सिराजुद्दौला के एक सहयोगी होते हैं जिनका नाम था मीर जाफर। मीर जाफर थे, और मीर जाफर जो हैं वो पहले ही किससे मिल चुके थे, वो अंग्रेजों से मिल चुके थे। यानी कि जो रॉबर्ट क्लाइव था वो क्या करता है, रॉबर्ट क्लाइव फिर से इनको घूस दे देता है और मीर जाफर किनके साथ मिल जाते हैं, वो इनके साथ मिल गए थे। अब दोनों की मुलाकात होती है 23 जून 1757 को। 23 जून 1757 को सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव दोनों की सेना आमने सामने होती है। और जब आमने सामने होगी तो सिराज की सेना जो थी वो काफ़ी बड़ी थी। संख्या के मामले में देखा जाए तो सिराजुद्दौला की सेना जो होगी काफ़ी बड़ी होगी, जबकि रॉबर्ट क्लाइव की सेना काफ़ी कम थी, बट वो डिसिप्लिन्ड थी, मतलब अनुशासित होगी। तो सिराज और वर्सेस क्लाइव के बीच में एक युद्ध स्टार्ट होता है, जिसमें होता क्या है ना, युद्ध के दौरान मीर जाफर जो होते हैं वो सिराजुद्दौला को बोलते हैं कि आप चले जाओ, आप महल में जाके विश्राम कर लो, आपकी जगह पे हम युद्ध लड़ लेते हैं। और इस तरह से क्या होगा, ये किसी भी तरह से सिराजुद्दौला को युद्ध के क्षेत्र से थोड़ा दूर भेजने में कामयाब हो जाता है। और मीर जाफर तो ऑलरेडी किससे मिला हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव से। तो अंत तक शाम तक ये न्यूज़ आती है कि जो सिराजुद्दौला है ना वो क्या होते हैं, युद्ध हार गए हैं। और जब युद्ध हारते हैं तो सिराजुद्दौला को क्या किया जाता है, बंदी बना लिया जाएगा। और सिराजुद्दौला को बंदी बना करके उनको मार दिया जाता है, मार दिया जाता है।
तो ये तो हमने पढ़ा कि सिराजुद्दौला की अभी तक क्या हो रही है, मृत्यु हो रही है। फिर एक यहाँ से आप अगर देखोगे तो छोटा सा टाइमलाइन आप याद रख सकते हो, जिसे हम बक्सर के युद्ध में कवर करने का प्रयास करेंगे। तो सिराजुद्दौला जो हैं वो आपके 1756 से लेकर के 1757 तक बंगाल के नवाब रहेंगे। सिराजुद्दौला की मृत्यु जब होती है ना, तो उसके बाद मीर जाफ़र बंगाल के अगले नवाब बनते हैं। अच्छा, मीर जाफ़र तो ऑलरेडी क्लाइव से मिला हुआ था, तो मीर जाफ़र को जब उन्होंने बनाया था ना, तो उसके पीछे भी एक कहानी है। मीर जाफ़र ने बहुत सारे प्रोमिसेस किए थे, बहुत सारे वायदे किए गए थे। किसको वायदे किए गए थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। जैसे उसमें से एक प्रमुख जो वादा था वो इस प्रकार का था कि जब भी कभी ईस्ट इंडिया कंपनी कोई भी युद्ध लड़ने जाएगी ना, तो मीर जाफ़र उसको लगभग 1 लाख रुपए की राशि भेजेंगे। क्या बंगाल का खजाना सच में इस लायक था कि जब भी ईस्ट इंडिया कंपनी जाती तो वो 1 लाख रुपए हर युद्ध के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया जा सकता था? तो जवाब है नहीं। तो ऐसे ही कुछ प्रॉक्सी वायदे किए गए थे। मतलब ऐसे वायदे होते हैं जैसे चुनाव के समय वायदे होते हैं, वायदे तो कर दिए जाते हैं, बट क्या राज्य का बजट उतना होता है? तो बंगाल का बजट भी क्या होता है, उस चीज़ के लिए तैयार नहीं होता है। तो अब इनको लगता है यार ये व्यक्ति जो है ना हमारे काम लायक नहीं है। तो मीर जाफ़र को जब लगता है कि ये काम लायक नहीं है, तो ये फिर फाइनली 1760 में मीर जाफ़र के ही दामाद एक होते हैं जिनका नाम था मीर कासिम। तो मीर कासिम को क्या करेंगे, बंगाल का नया नवाब बनाते हैं। लेकिन मीर कासिम जो था ना वो अपने ससुर की तरह नहीं था। मीर कासिम अंग्रेज़ों की चाल को बहुत अच्छे तरीके से समझते थे और उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बहुत सारे फैसले लिए। जैसे पहला फैसला अगर इनके बारे में पूछा जाए तो इन्होंने अपनी राजधानी को स्थानांतरित कर दी थी। कहाँ पे? मुंगेर के अंदर। आपसे कई बार बीपीएससी के अंदर ये सवाल पूछा गया है कि जो मीर कासिम ने है वो मुंगेर अपनी बंगाल की राजधानी मुंगेर कब बनाई थी? तो इसका जवाब होगा 1762 AD के अंदर। लेकिन जब ये चाल समझ जाते हैं ना अंग्रेज कि यार मीर कासिम जो है मुंगेर में राजधानी बना दिया, मुंगेर में ही उन्होंने क्या किया था, बंदूक की फैक्ट्री लगा दी थी, तो अंग्रेज इनसे क्या होते हैं, नाराज़ हो जाते हैं। उसके बाद अगर हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे कि जब बक्सर का युद्ध होता है तो मीर कासिम ने क्या किया था, फ्रेंच का एक गवर्नर था जिसका नाम था समरू, उसे क्या किया था, अपनी सेना का गवर्नर बना दिया था। तो ये कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ थी ना जिसके कारण से अंग्रेज़ों को लगने लगा यार इस आदमी से तो अच्छा यही आदमी था ना कि मीर जाफ़र था जो कम से कम मेरी बात तो मानता था। तो फाइनली होता क्या है ना, 1763 AD के अंदर अंग्रेज क्या करेंगे, मीर कासिम को बंगाल के गवर्नर के पद से हटा देते हैं और उस वक्त में क्या होगा, पुनः मीर जाफ़र जो होता है उसको क्या कर दिया जाएगा, नवाब बना दिया जाता है। मीर जाफ़र जब नवाब बनेंगे ना दोबारा 1763 में, तो होता क्या है, मीर जाफ़र उस वक्त तक बिल्कुल एकदम नशेड़ी हो चुके थे। मतलब इनको खुद का होश नहीं होता था कि क्या करना है। और जब इनको नवाब बनाया गया तो इनके ऊपर जुर्माना भी लगाया जाता और लगभग बंगाल के खजाने से 5.5 करोड़ रुपए क्या किए जाते हैं, मीर जाफ़र की सहायता से ये लोग ईस्ट इंडिया कंपनी ले लेती है। और होता क्या है, जब मीर कासिम को हटाया गया तो मीर कासिम भी नाराज़ हो जाते हैं और मीर कासिम जो है वो फाइनली अगर आप देखोगे तो 1764 ईस्वी में आपको एक युद्ध देखने को मिलता है जिसे क्या बोला जाएगा, बक्सर का युद्ध। तो बक्सर के युद्ध को हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक की कहानी जो है वो अच्छे से समझ में आई होगी। बक्सर की कहानी को जो है वो हम अगले पार्ट में लाने का पूरा प्रयास करेंगे और एक कहानी के रूप में आपको देंगे ताकि आप उसको बिल्कुल बेहतर ढंग से आप याद कर पाओ और एग्जाम्स में आपके सारे सवाल हल हो जाएं। अगर आप इसे लाइक कर रहे हैं, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।